तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। हाय, दिस इज मोहित। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस प्यारे से सब्जेक्ट को वन शॉट के अंदर, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। आज की वीडियो बेसिकली बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए होने वाली है, जो कि बच्चे हमारे सेमेस्टर 5th के अंदर है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने कवर करे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमने सारे चैप्टर कवर करे हैं। ठीक है, और वीडियो में एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा इजी वे में होने वाली है। हर एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है आपका पेपर का पैटर्न, कि आपको पेपर के अंदर जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, वो किस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इन सारी चीजों को अच्छे से कर लेते हो, तो आप अपने पेपर में 100% पास हो। आपको आपके पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ये वीडियो होने वाली है, ये वीडियो आपके लिए ऑल इन वन वीडियो होने वाली है। मतलब एक ही वीडियो में सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की कोई भी नीड नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने स्टूडेंट्स को मेनली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जो कि हमारी वीडियोस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले देखते हैं। इनकी परसेंटेज काफी ज्यादा होती है। दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले वाली रात को देखते हैं। इनकी परसेंटेज थोड़ी सी कम होती है। सबसे लास्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फैंटास्टिक और माइंड ब्लोइंग होते हैं। इन बच्चों को सिग्मा बच्चे के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये बच्चे काफी ज्यादा यार मजेदार होते हैं, क्योंकि ये हमारी वीडियो को पेपर से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले मेट्रो में जाते हुए देख रहे होते हैं। मतलब इन्हें कुछ भी टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो जो इनकी परसेंटेज होती है वो सबसे कम होती है। तो आप इन तीनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए सबसे पहले आपका इस प्यारे से सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपकी 5 यूनिट होने वाली है। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। ठीक है, पहली यूनिट के अंदर आपके टोटल इसके अंदर 3 चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरे चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड रिफॉर्म्स, तीसरे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्राइसिस। ठीक है, दूसरी यूनिट के अंदर आपकी इसमें एक चैप्टर रहने वाला है जिसका नाम है मनी मार्केट। ठीक है, और यूनिट 3 के अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर रहने वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम है कैपिटल मार्केट, दूसरे चैप्टर का नाम है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तीसरे चैप्टर का नाम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, चौथे चैप्टर का नाम है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यूनिट 3 के अंदर हमारे 4 चैप्टर हो गए। यूनिट 4 के अंदर भी आपके 2 चैप्टर रहने वाले हैं, कमर्शियल बैंकिंग 1 और चैप्टर 2 का नाम है कमर्शियल बैंकिंग 2। ठीक है, यूनिट 5 की बात करें तो उसमें भी आपके 2 चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस और दूसरे चैप्टर का नाम है म्यूचुअल फंड एंड एनबीएफसी। अगर आपका सिलेबस सेम है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। ठीक है, पहले अपना सिलेबस चेकआउट कर लो। अगर आपका सिलेबस ये ही सेम है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। चलिए अब आपके पेपर पैटर्न को देख लेते हैं। तो पेपर के अंदर आपको टोटल 9 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फ्रॉम विच यू हैव टू डू ओनली 5 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। जैसे पहले क्वेश्चन का 2 पार्ट, दूसरे के भी 2 पार्ट, तीसरे के भी, चौथे के भी, पांचवे के भी, छठे के भी, सातवें के भी, और आठवें का आपको 1 पार्ट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और नौवे के आपको 3 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई 2 पार्ट करने हैं। जनरली 9th क्वेश्चन में अगर लास्ट ईयर का पैटर्न देखा जाए तो 9 जो क्वेश्चन था उसका, उसमें आपको शॉर्ट नोट के 3 टॉपिक दे रखे थे, उनमें से कोई 2 टॉपिक करने थे। तो 3 टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक करने हैं, और एक आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा 18 नंबर का। लास्ट ईयर में क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया 18 नंबर का एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुछ पैटर्न रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन में सेपरेट चॉइस नहीं आएगी कि ये वाला करना है या फिर ये वाला करना है, क्योंकि उन्होंने आपको पहले से ही चॉइस दे दी है कि 9 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जैसे पिछले पेपरों में आपके हर एक क्वेश्चन में सेपरेट चॉइस आती है ना, कि ऊपर वाला कर दो या फिर नीचे वाला कर दो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा आपका।
तो चलिए सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। तो आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल मार्केट को क्या बोलते हैं, उसके बारे में सारी चीजें अच्छे से बतानी है। आगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है, साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के रोल्स के बारे में भी बताना है कि उसके क्या क्या रोल होते हैं, ठीक है। इसके आंसर पे चलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट in India are market where financial instrument like share, bonds are bought and sold। तो फाइनेंशियल मार्केट इंडिया के अंदर एक ऐसी मार्केट होती है, ठीक है, जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब वो चीजें जो कि पैसों से रिलेट करती है, जैसे हमारा शेयर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर हो गए, वो खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है, उसे फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है किस चीज में? ट्रांसफर ऑफ फंड्स में, ठीक है, फ्रॉम पीपल हु सेव मनी टू पीपल हु नीड मनी। मतलब जिन लोगों ने पैसा सेव कर रहा है, सेव कर रखा है सारा, उन लोगों से जो पैसा है वो उन लोगों तक पहुंचता है फाइनेंशियल मार्केट के जरिए जिन लोगों को एग्जैक्टली में उस पैसों की जरूरत होती है, ठीक है। ये किस चीज के लिए करा जाता है? ताकि इन्वेस्टमेंट हो और बिजनेस हो, ठीक है। ये मेनली इन चीजों के लिए करा जाता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है मेन टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो कौन कौन सी फाइनेंशियल मार्केट होती है जो कि हमारी इंडिया के अंदर बताई गई है? सबसे पहला है हमारा मनी मार्केट। मनी यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट के अंदर कौन से फंड्स आ जाते हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स आ जाते हैं, मतलब वो पैसा जो कि शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल ले तो सबसे पहला जैसे कोल मनी, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए? मनी मार्केट के। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरे इसमें दे रखा है हमारा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर हमारा वो पैसा होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे हमारे शेयर हो गए, डिबेंचर हो गए, ठीक है। ये तो आपने अपनी क्लास 12 के अंदर भी पढ़े होंगे। कैपिटल मार्केट के अंदर हमारे दो पॉइंट और आ जाते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट का अगर हम एग्जांपल ले तो उसमें जैसे स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है। तो खाली आपको नाम नाम पता होने चाहिए ऊपर से कि एक हमारी मनी मार्केट होती है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म फंड्स आते हैं, कैपिटल मार्केट होती है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर दो मार्केट होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी मार्केट होती है। बस इतना आपको पता होगा तो आप अच्छे से बना के लिख पाओगे अपने पेपर के अंदर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड से आप क्या समझते हैं, आपको बेसिकली बताना है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इट इन शेयर एंड बॉन्ड्स, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, वो पैसा कलेक्ट करता है अलग अलग इन्वेस्टर से, मतलब अलग अलग लोगों से, और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता है कहां पर? शेयर्स और बॉन्ड्स के अंदर। इट इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। इट हेल्प स्मॉल इन्वेस्टर टू अर्न रिटर्न। और फिर जो वो सारा पैसा है ना, वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज करा जाता है कि पैसा कहां पर लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है बेसिकली, जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर थे ना, ठीक है, जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, क्योंकि अगर वो खुद लगाते डायरेक्ट शेयर और बॉन्ड्स के अंदर तो वो इतना पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है उस चीज की अच्छी खासी। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के जरिए वो पैसा लगा पाते हैं अच्छे शेयर और बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है, जिससे कि उन्हें ह्यूज प्रॉफिट होता है, क्योंकि वहां पे जो सारा डिसीजन है वो हमारे प्रोफेशनल फंड मैनेजर लेते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड है वो एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए जो हमारे जो स्मॉल इन्वेस्टर है ना, ठीक है, उन्हें इजी रिटर्न्स मिल सकती है और प्रॉफिट बना सकते हैं वो अच्छा खासा। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग इन स्टॉक, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग का स्टॉक के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो आपको बताने हैं। हैज इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया? क्या इसकी वजह से, ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से इंडिया के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हुई है ट्रेडिंग की? तो वो भी आपको बताना है साथ ही साथ, ठीक है। चलिए इसके आंसर पे देखते हैं। लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। सबसे पहला पॉइंट है इजी एंड फास्ट ट्रेडिंग। अगर कोई भी चीज बेसिकली ऑनलाइन वे में होती है, ऑनलाइन मैनर में होती है, तो वो काफी ज्यादा इजी और फास्ट हो जाती है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से जो हमारी ट्रेडिंग है बेसिकली वो काफी ज्यादा इजी और फास्ट हो चुकी है। दूसरा हमारा पॉइंट है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नॉर्मली जो कॉस्ट आती थी उससे काफी ज्यादा
ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम आती है जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग आई है। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है कैन ट्रेड एनी टाइम एंड एनीवेयर। ऑनलाइन चीज तो ऐसी होती है जो कि हम कहीं पर भी अपने खाली फोन या फिर लैपटॉप की हेल्प से कहीं पर भी इजीली किसी भी टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है रियल टाइम प्राइस इंफॉर्मेशन। तो हमें रियल टाइम प्राइस इंफॉर्मेशन देता है ऑनलाइन। ठीक है, मतलब क्या प्राइस चल रहा है एग्जैक्ट टाइम पे, जिस टाइम पे आप देख रहे हो उस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है उस चीज का। ठीक है, उस शेयर्स का, उस बॉन्ड्स का, उस डिबेंचर का। तो ये हमें रियल टाइम प्राइस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पेपरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। तो जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, ठीक है, तो उसमें तो कोई भी पेपर वर्क होता ही नहीं है। उस जो सारी चीज है वो क्लियरली वे में आपके पास उसका डाटा होता है, तो ट्रांसपेरेंट होती है काफी ज्यादा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे, ये सारे हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछा था हैज इट इंक्रीज्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम इन इंडिया। क्या ऑनलाइन ट्रेडिंग के आने की वजह से इंडिया के अंदर ट्रेडिंग की वॉल्यूम बढ़ चुकी है, ये आपको बताना है। ठीक है, यस, ऑनलाइन ट्रेडिंग हैज इंक्रीज्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम इन इंडिया बिकॉज। तो सबसे पहले आपको लिखना है हाँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग के आने की वजह से ट्रेडिंग की वॉल्यूम इंडिया के अंदर बढ़ चुकी है क्योंकि, फिर ये 3 पॉइंट लिख देना है, मोर पीपल कैन इन्वेस्ट इजिली। ठीक है, क्योंकि जो ऑनलाइन मेथड है वो बेसिकली काफी ज्यादा इजी है, जिसकी वजह से जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। फास्टर बाइंग एंड सेलिंग, एक क्लिक में ही शेयर परचेज और सेल हो जाते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा जो खरीदने और बेचने की सुविधा है ना वो काफी ज्यादा फास्टर है। ठीक है, उसमें टाइम नहीं लगता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ऑनलाइन चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी ज्यादा प्रेफर करेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर। अब जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है ना, ठीक है, वो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग ये नहीं बोलती कि हमारे अंदर खाली जो बड़े इन्वेस्टर है वो ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है, जिसके पास मिनिमम अमाउंट हो वो हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर जाके अपने अमाउंट को क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक इंडाइसेस एट एनएसई। ठीक है, तो कौन कौन सी डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स आते हैं हमारे, ठीक है, एनएसई के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एनएसई है उसका मतलब क्या होता है। एनएसई का मतलब हमारा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज डिफरेंट स्टॉक इंडाइसेस टू शो मार्केट परफॉर्मेंस। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास अलग अलग तरीके के स्टॉक इंडाइसेस होते हैं जो कि मार्केट की परफॉर्मेंस को शो करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, मेन टाइप ऑफ एनएसई इंडाइसेस, उसमें से कुछ मेन टाइप है एनएसई के इंडाइसेस के, जिनकी हेल्प से वो मार्केट की परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं। ये मैंने नीचे आपको लिख रखे हैं, मतलब मार्केट की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है वो आपको बेसिकली बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसके अंदर, जो सबसे पहला इंडाइसेस है निफ्टी 50। ठीक है, इसके अंदर आती है हमारी टॉप 50 लार्ज कंपनी। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है निफ्टी नेक्स्ट 50। इसके अंदर आती है सारी कंपनी जो कि निफ्टी 50 से नेक्स्ट है, मतलब आगे है। निफ्टी 100 टॉप 100 कंपनी, निफ्टी 100 के अंदर हमारी टॉप 100 कंपनीज आती है। निफ्टी 500 लार्ज कंपनी, लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, जितनी भी काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज है ना वो सारी हमारी निफ्टी 500 के अंदर डिफाइन है। ठीक है, सेक्टरल इंडाइसेस, इसके अंदर आ जाते हैं हमारे निफ्टी बैंक, ठीक है, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा। ठीक है, तो सेक्टरल इंडाइसेस के अंदर हमारे ये 3 पॉइंट आ जाते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से याद करने की कौन कौन से इंडाइसेस आते हैं। ठीक है, और एनएसई किसे बोला जाता है मैंने आपको बता ही दिया। वैसे सिक्स्थ हमारा पॉइंट है निफ्टी मिड कैप। इसके अंदर आती है हमारी सारी मीडियम साइज कंपनी। ठीक है, नो बेसिकली जो ना ज्यादा बड़ी होती है और ना ज्यादा छोटी होती है। निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर आ जाती है हमारी सारी स्मॉल साइज कंपनी। ठीक है, These indices help investor understand market trend and performance। तो इन इंडाइसिस की हेल्प से जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट के ट्रेंड को, कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है उसे अच्छे से समझ पाते हैं
और मार्केट की क्या परफॉर्मेंस है उस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं और इनके थ्रू ही वो अपना पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स। तो आपको बेसिकली बताना है कि डेरिवेटिव्स किसे बोलते हैं। डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट whose value depend on another asset like share और commodities। डेरिवेटिव एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी जो वैल्यू है ना वो कोई और से असेट पर डिपेंड होती है। और वो कौन से असेट होते हैं, जैसे हमारे शेयर्स हो गए, ठीक है, हमारी कमोडिटीज हो गई, इन सारी चीजों पर उसे डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू दूसरे असेट पर डिपेंड होती है। दे आर यूज्ड टू रिड्यूस रिस्क एंड फॉर स्पेकुलेशन। तो ये बेसिकली किस चीज के लिए यूज करे जाते हैं, ये नुकसान को कम करने के लिए यूज करे जाते हैं। ठीक है, और ये स्पेकुलेशन के लिए यूज करे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये हमारा जो भी बिजनेस के अंदर रिस्क आता है उसे रिड्यूस करते हैं। साथ ही साथ स्पेकुलेशन का बेसिकली मतलब होता है अनुमान। ठीक है, तो ये बिजनेस में आने वाले रिस्क को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ अनुमान लगाने में भी हेल्प करता है फ्यूचर ट्रेंड्स को। ठीक है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस मैंने लिख रखा है आपके लिए, मतलब फ्यूचर में जितने भी बिजनेस के अंदर रिस्क आने वाले हैं, ठीक है, उन्हें कम करता है, साथ ही साथ फ्यूचर के जो चीजें हैं उसे भी एनालाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स की फंक्शन एंड कंपोनेंट, हाउ डू दीज इंटरलिंक विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली आपको बताना है कि फाइनेंशियल सिस्टम किसे कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से बताना है और उसके क्या क्या की फंक्शन होते हैं, ठीक है, और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के। साथ ही साथ जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसे इंटरलिंक्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से हमारी इकोनॉमिक का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट बताने हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर के अंदर लिखा हुआ है फाइनेंशियल सिस्टम मींस अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, मार्केट, ठीक है, एंड इंस्ट्रूमेंट दैट मैनेज द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जो मार्केट के अंदर, जो हमारी इकोनॉमी की मार्केट होती है उसके अंदर जितना भी पैसों का फ्लो होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसे मैनेज करता है, तो उसे फाइनेंशियल सिस्टम बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं की फंक्शन की कि फाइनेंशियल सिस्टम के क्या क्या की फंक्शन होते हैं। सबसे पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। इसका मतलब होता है जितनी भी हमारी सेविंग है उन्हें इकट्ठा करना, ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है हमारी सारी सेविंग को मोबिलाइजेशन में, उन्हें जुटाने में, उन्हें संगठित करने में, मतलब इकट्ठा करने में। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्प से हम अपने फंड्स को अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है इजी पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन। तो फाइनेंशियल सिस्टम हमारी हेल्प करता है काफी ज्यादा इजी पेमेंट करने में और ट्रांजैक्शन को भी काफी ज्यादा इजी वे में करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा कंपोनेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे क्या क्या चीजें आ जाती है, तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे सारे बैंक्स, ठीक है, साथ ही साथ हमारी सारी इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमारी कौन कौन सी आ जाती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट के अंदर दो पॉइंट और थे, मैंने अभी ऊपर आपको बताए थे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तीसरा हमारा कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाते हैं हमारे सारे शेयर्स, हमारे बॉन्ड्स, हमारे डिबेंचर। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या आ जाता है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, बैंकिंग और इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे कंपोनेंट फाइनेंशियल सिस्टम के, साथ ही साथ ये सारे हो गए हमारे की फंक्शन फाइनेंशियल सिस्टम के। ठीक है, आगे लिखा हुआ है लिंक विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ लिंक्ड है। सबसे पहला पॉइंट है एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये बढ़ावा देती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने को, किसको, लोगों को जो कि इंडिया के अंदर रहते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है सपोर्ट इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस ग्रोथ।
तो ये इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है और बिजनेस को भी हेल्प करती है ताकि वो और अच्छे से ग्रो हो सके। तीसरा हमारा पॉइंट है जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये लोगों के लिए रोजगार जनरेट करती है, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। फोर्थ हमारा पॉइंट है इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये लोगों को एक तरीके से जो उनका रहने का तरीका होता है ना, ठीक है, लोग बागों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब उसके जो रहने का तरीका है, उन्हें इंप्रूव करने में हेल्प करती है। क्योंकि जब फाइनेंशियल सिस्टम आएगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब जो उनकी पहले की रहने की कंडीशन थी ना, अब वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है तो उसके रहने का तरीका भी क्या होता है, अपग्रेड होता है, ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है हेल्प्स इन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो इंडिया के पूरे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी ज्यादा क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ही क्या होता है, समाप्त होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय सेबी, सेबी से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेबी की हमारी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। लिखा हुआ है सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है, इन इंडिया। तो जो सेबी है हमारी वो बेसिकली क्या है, सेबी हमारी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि मैनेज करती है सिक्योरिटी मार्केट को, मतलब उस मार्केट को जिसके अंदर शेयर बॉन्ड डिबेंचर बेचे या फिर खरीदे जाते हैं। मतलब ये चीज देखती है कि इसके अंदर जो सारी चीजें हैं इस मार्केट के अंदर वो अच्छे से चल रही है या फिर नहीं चल रही, मतलब कुछ अनफेयर तो नहीं हो रहा, कुछ इलीगल तो नहीं हो रहा। तो इन सारी चीजों का ध्यान कौन रखती है, हमारी सेबी, ठीक है, कि जो मार्केट है वो एकदम फ्री रहे, ठीक है, मतलब उसके अंदर कुछ भी इलीगल और अनयूजुअल एक्टिविटी कंडक्ट ना हो। लिखा हुआ है इट प्रोटेक्ट इन्वेस्टर एंड कंट्रोल स्टॉक मार्केट एक्टिविटी। तो वही बात कि जो हमारी सेबी है ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है, मतलब जो पैसा मार्केट के अंदर लगाते हैं उन इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है और कंट्रोल करती है स्टॉक मार्केट की सारी एक्टिविटीज को। अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट ऑफ इंडिया। तो आपको रोल को बताना है, ठीक है, उनका क्या रोल होता है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, मनी मार्केट के अंदर, किसकी, इंडिया की, ठीक है। इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर के अंदर लिखा हुआ है मनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर दोज हु बोरो एंड लैंड शॉर्ट टर्म फंड्स। तो मनी मार्केट जो मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बेसिकली वो लोग होते हैं, वो इंस्टीट्यूशन होता है, वो डिपार्टमेंट होता है जो कि पैसा उधार लेते हैं, बोरो करते हैं पैसा, ठीक है, और अपने पैसे को लैंड भी करते हैं, ठीक है, मतलब रखते भी है या फिर दूसरों को देते भी है। बेसिकली उनके अंदर हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स आ जाते हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए किसी को अपना पैसा दे दिया, ठीक है, या फिर किसी से पैसा ले लिया, उधार ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसके अंदर, मनी मार्केट के अंदर। तो मेन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं, चलिए उनके नाम के साथ उनका काम भी पढ़ते हैं। सबसे पहला है आरबीआई, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। जैसे कंट्रोल मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी, पूरी इंडिया की मनी सप्लाई और लिक्विडिटी, ठीक है, पैसे की लिक्विडिटी और मनी सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब पैसों से रिलेटेड सारी एक्टिविटी को जो आरबीआई है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा हमारा है कमर्शियल बैंक, बोरो एंड लैंड शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है, जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, पैसा लेते भी है इन्वेस्टर से, लोगों से, ठीक है, और लोगों को पैसा देते भी है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ठीक है, और कुछ अमाउंट देते भी है और कुछ अमाउंट लोगों से लेते भी है। तीसरा हमारा पॉइंट है गवर्नमेंट, ठीक है, रेज शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू, जो गवर्नमेंट होती है वो भी छोटा अमाउंट रेज करती है लोगों से, ठीक है, अलग अलग चीज की फॉर्म में, जैसे टैक्स की फॉर्म में हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट की फॉर्म में हो गया, बिजनेसेस से भी लेती है, तो ये ऐसे। फोर्थ हमारा पॉइंट है टी बिल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स, जो हमारे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो इन्वेस्ट करते हैं फंड्स को सरप्लस अमाउंट में, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में जो फंड्स होते हैं वो क्या करे जाते हैं, इन्वेस्ट करे जाते हैं।
फिफ्थ हमारा पॉइंट है कॉर्पोरेट मीट शॉर्ट टर्म कैश नीड। तो जो हमारा कॉर्पोरेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की या फिर बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत होती है ना, उसे पूरा करने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट है ना, ये शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करती है टी बिल्स के द्वारा। ये टी यहाँ पे आना था, टी बिल्स। ठीक है, और अलग अलग फॉर्म में भी करती है, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, इन्वेस्ट करता है सरप्लस फंड्स। ठीक है, काफी बड़े अमाउंट में, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑल पार्टिसिपेंट हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ शॉर्ट टर्म मनी। तो जो सारे पार्टिसिपेंट होते हैं वो मेनली हेल्प करते हैं किस चीज में, ताकि जो शॉर्ट टर्म मनी है ना वो काफी ज्यादा स्मूथ फ्लो में रहे। ठीक है, मतलब उसका जो फ्लो है वो काफी ज्यादा स्मूथ रहे, कोई भी व्यक्ति पैसा आराम से बोरो कर सके कहीं पे भी, और कहीं पर भी लैंड कर सके। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो आपको बताने हैं कौन कौन से अलग टाइप के मतलब डिफरेंट टाइप के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बताना है हाउ डू दीज इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, और कैसे इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है ना वो मैनेज करी जाती है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर के अंदर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला है ट्रीजरी बिल्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रीजरी बिल्स। ठीक है, कॉल मनी वेरी शॉर्ट टर्म लोन, एक दिन के लिए। कॉल मनी हमारा वो पैसा होता है जो कि काफी कम टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है, जैसे एक दिन के लिए हमने लोन ले लिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉल मनी। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट बोरोइंग। ठीक है, तो जो हमारी कॉर्पोरेट होते हैं, हमारे बिजनेसेस होते हैं, उनके द्वारा जो काफी कम समय के लिए पैसा लिया जाता है ना, उसे कमर्शियल पेपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो जो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है ये हमारा किसके द्वारा इशू करा जाता है, ये हमारा बैंक्स के द्वारा इशू करा जाता है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है रेपो एग्रीमेंट्स। ये इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटीज, मतलब अपनी कुछ सिक्योरिटी रखते हैं उनके पास, मतलब अपनी कोई प्रॉपर्टी लाइक अ सिक्योरिटी उनके पास हमें रखनी पड़ती है, और उसके बेसिस पर, ठीक है, हमें क्या मिलती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब थोड़े टाइम के लिए लोन। तो ये पांचों पॉइंट आपको लिखने हैं टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि कैसे ये हाउ दे हेल्प इन शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, मतलब पैसे को मतलब किसी भी चीज को जल्दी से कैश में कैसे कन्वर्ट करवा देते हैं, मतलब लोगों की कैश में जो नीड्स होती है कैश से रिलेटेड उन्हें कैसे मीट करवा देता है, तो वो भी आपको पॉइंट बताने थे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा प्रोवाइड क्विक कैश। ठीक है, तो जो ये होता है हमारा, ये क्या करता है, ये हमें काफी ज्यादा जल्दी कैश प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारा पॉइंट है हेल्प बैंक एंड फर्म मैनेज कैश नीड्स। इसके थ्रू क्या होते हैं, जो बैंक होती है और जो हमारी फर्म होती है वो अपनी कैश की जरूरतों को, पैसे की जरूरतों को क्या करती है, पूरा कर पाती है। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। ठीक है, ये एंश्योर करता है कि जो फंड्स है वो हमेशा क्या रहे, अवेलेबल रहे। फोर्थ हमारा पॉइंट है मेंटेन स्टेबिलिटी इन मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो अच्छे से मेंटेन रहे। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है यहां पर ही समाप्त। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई डू इंडियन कंपनीज गो फॉर जीडीआर और एडीआर इशू। जो इंडियन कंपनीज है वो जीडीआर और एडीआर इशू के लिए क्यों जाती है। ठीक है, लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीडीआर और एडीआर किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपके लिए व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप पेपर में भर भर के लिख पाओ। ठीक है, तो लिखा हुआ है जीडीआर एक फॉरेन करेंसी में इशू किया गया रिसिप्ट होता है, मतलब फॉरेन करेंसी में इशू किया गया एक ऐसा रिसिप्ट होता है जो इंडियन कंपनी के शेयर को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेन के पैसों में इशू करा गया एक ऐसी रिसिप्ट है, एक ऐसा पेपर है, ठीक है, जो कि इंडियन कंपनी के शेयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे
कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा रेज करती है, ठीक है। तो जो इससे जो हमारी इंडियन कंपनी है ना, वो फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा क्या करती है, रेज करती है, उनसे पैसा लेती है। एडीआर किसे कहते हैं? एडीआर भी कंपनी के शेयर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे जीडीआर करता था, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। मतलब इसका जो काम है ना, वो खाली अमेरिका के अंदर ही है। हम इसका जो ट्रेड है वो वहां पर ही कर सकते हैं, किसी और दूसरी कंट्री में नहीं कर सकते। इससे इंडियन कंपनी यूएस इन्वेस्टर से फंड लेती है, ठीक है। तो जो हमारे यूएस के इन्वेस्टर है उससे फंड रेज करती है बस इसमें। मतलब इसके अंदर जो कंट्री की बाउंड्रीज है वो लिमिटेड है, अमेरिका तक ही है, और इसके अंदर लिमिटेड नहीं है। जैसे इसके अंदर हम रेज कर सकते हैं पैसा यूरोप से भी, एशिया से भी, और बाकी कई कंट्रियों से। आगे लिखा हुआ है, अब मेन जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस पर चलते हैं। इंडियन कंपनीज इशू जीडीआर एडीआर टू रेज फंड फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर। तो जो इंडियन कंपनीज है वो जीडीआर और एडीआर क्यों इशू करती है? वो इसलिए इशू करती है ताकि वो पैसा रेज कर सके, उठा सके, किससे? फॉरेन इन्वेस्टर से, मतलब उन लोगों से जो कि फॉरेन कंट्री में रहते हैं और वो हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेन रीजन क्या होता है? टू गेट फॉरेन कैपिटल, जिससे हमें फॉरेन कैपिटल मिल सके, मतलब दूसरे देश का पैसा मिल सके। दूसरा हमारा पॉइंट है टू इंक्रीज ग्लोबल विजिबिलिटी, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके और जो हमारी इंडियन मार्केट की कंपनियां है ना, वो भी दूसरे देशों में क्या हो सके, एक्सपेंड हो सके, फैल सके। अगला पॉइंट लिखा हुआ है टू इंप्रूव कंपनी इमेज, ताकि जो कंपनी की इमेज है वो भी क्या कर सके, ग्रो कर सके, वर्ल्ड वाइड उसकी भी पहचान बन सके। टू डाइवर्सिफाई इन्वेस्टर बेस, जो इन्वेस्टर है, ठीक है, उन्हें भी डाइवर्सिफिकेशन लाइक मिल सके कि भाई इंडिया के अंदर ये भी कंपनी है, ठीक है, ये भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है और हम इसके अंदर भी अपना पैसा लगा सकते हैं, ऐसे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ यूजिंग इक्विटी इन कैपिटल मार्केट। तो आपको उन मेथड के बारे में बताना है जिसके द्वारा जो इक्विटी है वो इशू करी जाती है कैपिटल मार्केट के अंदर। साथ ही साथ हाउ डज द इक्विटी मार्केट फैसिलिटी कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो हमारी इक्विटी मार्केट फैसिलिटी होती है वो कैसे फाइनेंस को कॉर्पोरेट करती है, ठीक है, आपको वो भी बताना है। चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है मेथड ऑफ इशू इक्विटी। तो इक्विटी को इशू करने का कौन सा मेथड होता है, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पब्लिक इशू, शेयर ऑफर टू पब्लिक। तो सबसे पहले बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे शेयर है ना वो डायरेक्ट पब्लिक को इशू कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पब्लिक इशू। दूसरा है हमारा राइट इशू, शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। राइट इशू का मतलब क्या है? जिन्होंने हमारे कंपनी के जो शेयर है वो पहले से ही खरीद रखे हैं, उन्हें दोबारा इशू कर दो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे राइट इशू। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शेयर सोल्ड टू सिलेक्टेड इन्वेस्टर, मतलब जितने भी हमारे पास इन्वेस्टर थे हमने उसमें से कुछ इन्वेस्टर सिलेक्ट कर लिए और उन सिलेक्टेड इन्वेस्टर को जो अपने शेयर थे वो क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। फोर्थ हमारा पॉइंट है बोनस इशू, ठीक है। बोनस इशू का मतलब क्या है? फ्री शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब वो शेयर होल्डर जिन्होंने हमारी कंपनी के पहले से ही शेयर बाय कर रखे थे, ठीक है, जो कि हमारे पहले से ही शेयर होल्डर बन रखे थे, उनके लिए जो शेयर्स है ना वो किसमें इशू कर दिए, एकदम फ्री में इशू कर दिए, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे बोनस शेयर। होप कि आपको तीनों इशू समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक तो हमारा पब्लिक इशू होता है, एक हमारा राइट इशू होता है, एक हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, एक हमारा बोनस इशू होता है। अब बात करते हैं हाउ इक्विटी मार्केट फैसिलिटेट्स कॉर्पोरेट फाइनेंस। जो हमारी इक्विटी मार्केट है वो कैसे कॉर्पोरेट करती है, ठीक है, किसको? फाइनेंसिंग को। सबसे पहला पॉइंट है हेल्प हेल्प कंपनीज रेज लॉन्ग टर्म फंड्स। तो जो हमारी इक्विटी मार्केट होती है वो हेल्प करती है कंपनीज की, ताकि वो लॉन्ग टर्म फंड्स को क्या कर सके, रेज कर सके, मतलब उन्हें लंबे टाइम तक पैसा प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, मतलब उनकी कैश की नीड्स को पूरा करती है। थर्ड हमारा पॉइंट है सपोर्ट्स बिजनेस एक्सपेंशन। अगर कोई बिजनेस ग्रोथ करना चाहता है, ग्रो होना चाहता है मार्केट के अंदर, तो उसकी भी काफी ज्यादा हेल्प करती है, उसे सपोर्ट करती है हमारी इक्विटी मार्केट।
एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। ये एनकरेज करती है, बढ़ावा देती है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो लोगों के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा, और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप इन नोट्स को परचेज कर लो। 29 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा कम वैल्यू रखी गई है खाली आप लोगों की वजह से, ताकि हर एक बच्चा नोट्स को परचेज करके अपनी जो प्रिपरेशन है उन्हें अच्छे से कर सके, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ याद कर सके। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, और आपको नोट्स आराम से मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक और बात मुझे आप लोगों से कहनी थी, मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्हें, जैसे उन्होंने पेपर देखा, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 3 क्वेश्चन आते हैं 5 में से, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 4 आते हैं, कुछ बच्चों को पाँचों के पाँचों आते हैं, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है, अगर जैसे एज्यूम करो आपका जो एक क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है, ठीक है, तो 5 नंबर में कोशिश करो कि आपको कम से कम एक पेज तो भरना ही है, ठीक है। अगर 10 नंबर का है या फिर 9 नंबर का है तो उस केस में आपको कितने पेज भरने हैं, 2 पेज भरने हैं, ठीक है। मतलब अगर 5 नंबर का है तो कम से कम एक पेज तो भर के ही आओ। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, अगर क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, आपको आता नहीं है, तो उसे खाली नहीं छोड़ना। ये नहीं क्वेश्चन नहीं आता तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो आपको पता होगा, ठीक है। जैसे हमारा कोस्ट सेंटर करके आ जाता है, आपको पता ही नहीं है कि कोस्ट सेंटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कोस्ट के बारे में तो लिख सकते हैं, खाली छोड़ने से बेहतर तो यह है कि आप उसमें कुछ लिख के आओ। तो आपको क्या करना है, बेसिकली कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। अगर याद ना आए तो मेरी बात याद कर लेना, मैंने क्या बोला है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, चाहे कुछ भी लिख के आओ, उससे रिलेटेड लिख के आओ, चैप्टर से रिलेटेड लिख के आओ, लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी आपको तभी पास करेगा तब आपने पेपर में कुछ भरा होगा, ठीक है। आप खाली 3-4 पेज भर के आ रहे हो तो आप सामने वाले व्यक्ति से कैसे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि आप पेपर में आपने 100% पास हो। आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वो भी तो खाली पन्ने पे नंबर नहीं दे सकता आपको, आपने कुछ भरा होगा तो तभी तो वो नंबर देगा। चाहे गलत भरा हो चाहे सही भरा हो वो बात की बात है, लेकिन खाली पन्ने पे तो वो नंबर नहीं दे देगा कि आपका लो 1 नंबर है 2 नंबर है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आए या फिर ना आए वो अलग बात है, और छोड़ना एक भी नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, डिस्कस द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो आपको बताना है कि कमर्शियल बैंक का क्या रोल होता है इन वर्किंग कैपिटल के अंदर, इन वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इन इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, चलिए इसे आंसर की सहायता से काफी बढ़िया तरीके से समझते हैं। आंसर के अंदर लिखा हुआ है, कमर्शियल बैंक हेल्प बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फंड्स टू मीट डेली नीड्स, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो आपका कमर्शियल बैंक है, ठीक है, वो बिजनेस की पैसे की नीड्स को कैसे पूरा करता है, उनकी कैसे हेल्प करता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है आंसर के अंदर, कमर्शियल बैंक हेल्प बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फंड्स। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो बिजनेस को शॉर्ट टर्म फंड्स मतलब छोटे टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी जो डेली नीड्स है ना पैसों से रिलेटेड, वो पूरी हो सके। मेन रोल्स की बात करें, प्रोवाइड कैश क्रेडिट, ठीक है, उन्हें कैश उधार में प्रोवाइड करता है। गिव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब कौन सी फैसिलिटी होती है, वो एक ऐसी फैसिलिटी होती है जैसे लाइक एज्यूम करो आपने एक बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाया, आपके बैंक में पैसे थे 10,000 लेकिन आपको निकालने हैं 11,000 क्योंकि आपको नीड है। तो बैंक अगर बोल रहा है ना आप 11,000 निकाल सकते हो, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जितने भी आपके बैंक में पैसे हैं आप उससे ज्यादा अमाउंट निकाल सकते हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है जो कि मतलब डिसाइड करी जाती है बैंक के द्वारा। तो जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो बैंक को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में जो बिजनेस है जितनी भी उसने सेविंग कर रखी है उससे ज्यादा अमाउंट भी निकाल सकता है, लेकिन उसकी भी एक सर्टेन लिमिट होती है, ये याद रखना। तीसरा हमारा पॉइंट है शॉर्ट टर्म लोन फॉर बिजनेस। ये बिजनेस को शॉर्ट टर्म लोन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। हेल्प इन बाइंग रॉ मटेरियल, बिजनेस की हेल्प करता है
रॉ मटेरियल खरीदने में। सपोर्ट स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, ये सपोर्ट करता है बिजनेस को ताकि जो हमारा बिजनेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ रनिंग कर सके, मतलब एकदम स्मूथली क्या कर सके, चल सके। चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला आंसर तो हमारा यहाँ पर ही होता है समाप्त। ठीक है, अगले के अंदर लिखा हुआ है व्हाट आर नॉन परफॉर्मिंग असेट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग असेट किसे कहते हैं एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, और ये कैसे कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करते हैं। व्हाट मेजर आर टेकन टू मैनेज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट को मैनेज करने के कौन कौन से तरीके हैं, तो वो आपको बताने हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर के अंदर लिखा हुआ है नॉन परफॉर्मिंग असेट आर दोज लोन और एडवांसेस वेयर द बोरोवर डज नॉट पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट उन लोन्स और एडवांसेस को कहते हैं जो कि मतलब कमर्शियल बैंक के द्वारा दिए गए थे, जैसे किसी व्यक्ति को उधार दिया गया, ठीक है, लेकिन उसने ना लंबे टाइम से उस चीज के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करा। ठीक है, जनरली 90 दिन से भी ऊपर हो गए, लिखा है ना, जनरली मोर देन 19 डेज। जैसे बिजनेस को, जैसे कमर्शियल बैंक ने लोन पे करा और बिजनेस ने वादा करा था हाँ भाई मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, लेकिन यार वो इंटरेस्ट पे कर ही नहीं रहा। ठीक है, जो भी लोन और एडवांसेस लिए थे उसने कमर्शियल बैंक से उसके ऊपर, तो उस केस में कमर्शियल बैंक के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला, रिड्यूस बैंक प्रॉफिट। सबसे पहला पॉइंट है कि जो बैंक का प्रॉफिट है ना वो रिड्यूस होने लग जाएगा, वो कम होने लग जाएगा। क्यों कम होने लग जाएगा? भाई इंटरेस्ट से ही तो पैसा कमाता है बैंक, और जब तुम इंटरेस्ट ही पे नहीं करोगे तो बैंक पे पैसा कहां से आएगा। दूसरा हमारा पॉइंट है इंक्रीज फाइनेंशियल लॉस। ये इंक्रीज हमारा नीचे आता है, ये ऊपर लिख दिया मैंने गलती से। बैंक को फाइनेंशियली लॉस हो सकता है और जो उसका लॉस है वो काफी ज्यादा बढ़ भी सकता है। रिड्यूसिंग लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक, भाई जब बैंक के पास इंटरेस्ट नहीं जाएगा तो बैंक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा, तो मार्केट के अंदर कैसे लैंड करेगा, तो उसकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है, मतलब ठहरने की क्षमता है, वो भी धीरे धीरे करके क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो अब कौन कौन से वो तरीके हैं जिनके थ्रू हम इन एनपीए, जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग असेट होते हैं, इनसे बचा सकते हैं अपने बैंक को। सबसे पहला है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ लोन, मतलब जिस भी व्यक्ति को लोन दिया है उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करो कि वो जो सारी फॉर्मेलिटीज है उन पे अच्छे से ध्यान दे रहा है, ठीक है, अच्छे से चल पा रहा है या फिर नहीं चल पा रहा है। अगर कोई भी दिक्कत लगती है तो उससे उसी टाइम लोन रिटर्न ले लो, ठीक है। सेकेंड है लीगल एक्शन फॉर रिकवरी, अगर वो अच्छे से नहीं दे रहा, मतलब अगर सीधी हाथ से उंगली नहीं निकल रही, मतलब गलत बोल दिया, अगर उंगली से घी नहीं निकल रहा तो पूरे हाथ से घी निकाल लो, ठीक है। मतलब अगर अच्छी तरीके से जो तुम्हारा पैसा है वो रिकवर नहीं हो रहा तो तुम उसके रिगार्डिंग क्या ले सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, भाई तुम ऐसी स्कीम लगा दो कि तुम्हें ना सारा अमाउंट ना एक ही टाइम में सेटल करना है, ठीक है, तुम्हें पार्ट पार्ट में नहीं देना, तुम्हें सारा अमाउंट एक टाइम में सेटल करना है। तो अगर हम इन मेजर्स को लेते हैं, ठीक है, इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं, या फिर किसी भी पर्सन या फिर डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं, हमारे किसके, कमर्शियल बैंक के। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द डेब्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड एंड ट्रेड इन इंडियन डेब्ट मार्केट। तो आपको बताना है कि डेब्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट किसे बोला जाता है, ठीक है, जो कि इशू करा जाता है, दैट इशूड, ठीक है, और ट्रेड करा जाता है किसके अंदर, इंडियन डेब्ट मार्केट के अंदर। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। दीज आर टूल्स थ्रू विच कंपनी एंड द गवर्नमेंट बोरो मनी, तो ये एक ऐसे टूल होते हैं जिनके द्वारा जो हमारी कंपनीज होती है, ठीक है, और जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो पैसा बोरो करती है, मतलब पैसा उधार लेती है। दे आर बोट एंड सोल्ड इन डेप्ट मार्केट, और जो ये चीजें होती है ये खरीदी और बेची जाती है कहां पर, डेप्ट मार्केट के अंदर। आगे लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हमारे क्या होंगे, डेप्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट होंगे, इशूड बाय द गवर्नमेंट टू रेज फंड, ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे जाते हैं ताकि वो मार्केट के अंदर से फंड्स को क्या कर सके, रेज कर सके। आगे लिखा हुआ है वेरी सेफ लो रिस्क, और ये काफी ज्यादा सेफ होते हैं,
ठीक है, मतलब इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, रिस्क काफी ज्यादा क्या होता है, कम होता है। सेकंड हमारा पॉइंट है ट्रीजरी बिल्स, ठीक है, जिन्हें टी बिल्स के नाम से भी जाना जाता है। हमने ऊपर भी देखा था गवर्नमेंट जब रेज करती है ना टी बिल्स, तो उसके थ्रू भी फंड रेज करती है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि गवर्नमेंट के द्वारा भी जो ये ट्रीजरी बिल्स होते हैं ये रेज करे जाते हैं ताकि वो मार्केट के अंदर से फंड उठा सके। आगे लिखा हुआ है ट्रीजरी बिल्स के अंदर बेसिकली हमारे क्या आते हैं, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बोरोइंग, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो बोरो करती है अमाउंट जिसका टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है, ठीक है, उन्हें ट्रीजरी बिल्स कहते हैं। इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और इन्हें डिस्काउंट के ऊपर क्या कर दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। थर्ड हमारा पॉइंट है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स डिबेंचर, ठीक है, कंपनी बोरो मनी बाय इशूइंग बॉन्ड्स। तो ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिबेंचर होते हैं कंपनी के द्वारा इशू करे जाते हैं ताकि वो मनी को बोरो कर सके, पैसे को ले सके, ठीक है। और ये जो पैसा है बेसिकली किससे लिया जाता है, इन्वेस्टर से लिया जाता है, और जिनके ऊपर इन्वेस्टर को क्या दिया जाता है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर के अंदर बेसिकली क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द कंपनीज, ठीक है, ये हमारी 1 ईयर तक होती है बेसिकली, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उधार जो कि कंपनी के द्वारा लिया जाता है, क्विक वे टू रेज फंड, और ये सबसे ज्यादा सरल तरीका है पैसा लेने का, फंड को रेज करने का। फिफ्थ हमारा पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, चलिए उसे देख लेते हैं। बैंक इशू देम टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स, ये बैंक के द्वारा बेसिकली इशू करा जाता है ताकि वो शॉर्ट टर्म फंड्स क्या कर सके, रेज कर सके, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठा सके। ये काफी ज्यादा सेफ होता है, मतलब सेफ होता है, और ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब छोटे समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है स्टेट डेवलपमेंट लोन, ठीक है, जिसे एसडीएल के नाम से भी जाना जाता है। ये इशू करा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और ये काफी ज्यादा क्या होता है, सेफ होता है, ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पर ही समाप्त। तो जितने भी आपको 6 के 6 पॉइंट दे रखे हैं आप इन्हें अच्छे से याद करके चले जाना। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपके डायरेक्ट 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। बेसिकली ये 9 नंबर में पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो अच्छे से याद करके जाना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो फिर सोचोगे कि सॉल्यूशन सर ने तो बोला था कि याद करके चले जाना, लेकिन हमने ऐसी मजे मजे में ऊपर से समझ के चले गए। देखो जो पॉइंट वाले होते हैं ना बेसिकली जिसमें आप बना के लिख सकते हो, तो उस केस में तो आपको सारे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जनरल चीजों से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो पॉइंट भाई तुम्हें याद करने ही है, ठीक है, मतलब जो जनरल चीजों से रिलेटेड नहीं है, जो उस चीज के अंडर आते हैं, तो उस केस में आप सारे पॉइंट अच्छे से याद करके जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर इस केस में भी आप बना के लिखते हो तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेंगे जितने एक्चुअली में मिलने चाहिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, हाउ आर लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अलग सेपरेट करा दिया है। अभी हम यही समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है, प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रोवाइड सेविंग। तो लाइफ इंश्योरेंस का हमारा पर्पस मेनली क्या होता है कि प्रोटेक्ट करे लाइफ को और प्रोवाइड करे सेविंग को, किसको, कस्टमर्स को। लाइफ इंश्योरेंस होता है वो बेसिकली कस्टमर की लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और जो भी उसकी सेविंग है वो उसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। बात करें नॉन लाइफ इंश्योरेंस की, तो जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है वो जो हमारे लॉसेस होते हैं या फिर डैमेजेस होते हैं फ्यूचर में, ठीक है, या फिर करंट सिचुएशन में भी उन्हें मीट करने का काम करता है, उनसे बचाने का काम करता है कस्टमर को। दूसरा पर्पस देख लेते हैं हमारा, दूसरा फीचर पॉलिसी ड्यूरेशन। तो जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है बेसिकली वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, मतलब लंबे समय के लिए करवाया जाता है, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारा 1 साल के लिए। प्रीमियम के बारे में बात करें तो जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है वो रेगुलरी मतलब रेगुलर बेसिस पे करा जाता है, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म
पीरियड को कवर करता है, ठीक है। इसकी वजह से ये रेगुलर वे में क्या करा जाता है, पे करा जाता है, ठीक है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये काफी ज्यादा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, बेसिकली 1 साल के लिए होता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें रेगुलरली वे पे करा नहीं जाता। मैच्योरिटी की बात करें तो जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, उसका या तो एक फिक्स्ड पीरियड होगा कि इस साल से लेके इस साल तक चलेगा, या तो पर्सन की डेथ होती है, मतलब या तो आपका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया तो उस केस में आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो मैच्योर हो जाएगा और जो भी आपको उससे बेनिफिट मिलने थे वो मिल जाएंगे, ठीक है। या तो जो पर्सन है हमारी उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, जिस पर्सन के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवाया था उसकी डेथ हो गई है, तो उस केस में भी आपको पैसा मिल जाएगा। नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये हमारी बेसिकली कब होती है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये जब इसकी जो हमारा पर्सन है उसको नीड होगी, मतलब जैसे उसे कोई डैमेज हो गए, कोई उसे लॉस हो गए, मतलब इसका ना कोई भी मैच्योरिटी पीरियड क्या नहीं होता, डिफाइन नहीं होता कि ये फिक्स्ड पीरियड है, जब ये पूरा हो जाएगा या फिर इस पर्सन की डेथ हो जाएगी तभी आपको मिलेगा। मतलब जब भी कस्टमर को लॉस या फिर डैमेज हो जाता है कुछ, ठीक है, तो उस केस में उसे लाइफ इंश्योरेंस से, नॉन लाइफ इंश्योरेंस से बेनिफिट मिल जाता है। आगे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमारे कौन कौन से इंश्योरेंस आ जाते हैं, जैसे हमारा LIC हो गया, हमारा HDFC हो गया, HDFC लाइफ, हमारा SBI लाइफ हो गया। तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल है लाइफ इंश्योरेंस के। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस की एग्जाम्पल की, ठीक है। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस के एग्जाम्पल के अंदर हमारे आ जाते हैं ICICI, लोमबर्ड, ठीक है, बजाज, न्यू दिल न्यू इंडिया। तो ये सारे जो हमारे एग्जाम्पल है ना वो किसके हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस के। तो आप दोनों में से दो दो याद कर लेना, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। रिस्क कवर्ड की बात करें तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो मेनली हमें कौन कौन से रिस्क कवर करता है, जैसे हमारे डेथ हो गई, जो हमारा पर्सन है इसके अंदर मेनली हमारी डेथ कवर होती है, ठीक है। जैसे डेथ होगी तो उस केस में ये हमारा रिस्क कवर करेगा, ठीक है। या फिर व्यक्ति की रिटायरमेंट हो गई तो उस केस में हमारा जो भी रिस्क है वो कवर करेगा हमारा लाइफ इंश्योरेंस। बात करते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस की, तो जैसे फायर इंसिडेंट हो गया, हेल्थ से रिलेटेड कोई इंसिडेंट हो गया, ठीक है, या फिर व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या उसकी कार चोरी हो गई, तो इनसे रिलेटेड कोई भी जो हमारा लॉस होगा तो वो हमारा कौन बियर करेगा, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। मतलब इनकी जो रिकवरी है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू हो जाएगी। सिंपल इंग्लिश में समझे तो जो लाइफ इंश्योरेंस है बेसिकली वो हमें लाइफ और सेविंग के बारे में बताता है, ठीक है। और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है वो हमारी एक्सीडेंट और डैमेजेस के बारे में बताता है और उनसे ही हमें प्रोटेक्ट करता है। और लाइफ और सेविंग के बारे में बताता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस, और हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है और हमें सेविंग प्रोवाइड करता है। होप कि आपको जो ये पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, हाउ आर लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रक्चर इन इंडिया। अभी तो हमने दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं कि जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनका जो स्ट्रक्चर है वो इंडिया के अंदर किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रक्चर इन इंडिया, सबसे पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाते हैं हमारे सबसे ऊपर, उसके नीचे आते हैं हमारी CEO या फिर MD जो हमारे कंपनी चलाते हैं। मेन डिपार्टमेंट हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, अंडर राइटिंग डिसाइड करता है प्रीमियम और रिस्क, ठीक है। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है क्लेम, डेथ या मैच्योरिटी का पैसा देता है। तीसरे डिपार्टमेंट आ जाता है हमारा सेल मार्केटिंग जो कि पॉलिसी को बेचता है। और फोर्थ हमारा डिपार्टमेंट आ जाता है फाइनेंस जो पैसा मैनेज करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा किसका हो गया, लाइफ इंश्योरेंस का। सबसे ऊपर आ गए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर आ गए हमारे CEO, फिर हमारे कुछ डिपार्टमेंट आ गए। सबसे पहला था अंडर राइटिंग, दूसरा क्लेम, फिर सेल मार्केटिंग और फाइनेंस। और उनके बारे में मैंने लिखा भी हुआ है कि उनका क्या क्या काम होता है। अब बात कर लेते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके अंदर भी अधिकतर चीजें सेम है, बस थोड़ी सी चीजें अलग है। सबसे ऊपर इसके अंदर भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, फिर उसके नीचे हमारे CEO और MD आते हैं जो कि बेसिकली क्या काम करते हैं, कंपनी को चलाने का, ठीक है। मेन डिपार्टमेंट इसके अंदर कौन से आते हैं हमारे, सबसे ऊपर अंडर राइटिंग सेम है, ठीक है।
ये हमारा बेसिकली क्या कहता है, रिस्क देखता है, जैसे फायर से हुआ है रिस्क, कार से हुआ है या फिर हेल्थ से हुआ है। दूसरा क्लेम वो भी सेम है, एक्सीडेंट डैमेज के पैसा देता है क्लेम। सेल मार्केटिंग पॉलिसी बेचता है और फाइनेंस पैसा मैनेज करता है। बस ये है कि जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है इसमें लाइफ और मैच्योरिटी पर जो पैसा है वो मिलता है जब मतलब टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है तब, या फिर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब मिलता है, या फिर रिटायरमेंट पे। और इस में क्या होता है कि जब एक्सीडेंट डैमेज, ठीक है, ये सारी चीज हो जाती है तब पैसा मिलता है। स्ट्रक्चर लगभग दोनों का सेम ही है, सारे पॉइंट ही सेम है, बस अंदर थोड़ा आपको अलग लिखना है। तो अगर समरी में समझे तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो लाइफ और सेविंग को डिफाइन करता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस हमारी प्रॉपर्टी, हेल्थ और एक्सीडेंट को डिफाइन करता है। स्ट्रक्चर हमारा दोनों का सेम है, बस काम अलग अलग है, मैंने आपको बता दिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है डिस्कस मेजर डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसीएस। ठीक है, तो आपको बैंक और एनबीएफसीएस के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर के अंदर सबसे पहला फीचर लिखा हुआ है डिपॉजिट एक्सेप्टेंस। बैंक के अंदर कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, जो हमारा बैंक है वो पब्लिक के डिपॉजिट को भी इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन जो एनबीएफसीएस है वो कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रेगुलेटर के बारे में बात करें तो बैंक को रेगुलेट कौन करता है, हमारा आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और एनबीएफसी को पूरी तरीके से तो नहीं, ठीक है, लेकिन अधिकतर जो काम है वो आरबीआई के द्वारा मैनेज करे जाते हैं। चेक फैसिलिटी के बारे में बात करें तो कैन इशू चेक। ठीक है, जो हमारा बैंक है वो इजिली किसी को भी जो चेक है वो क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। लेकिन एनबीएफसीएस के बारे में बात करें तो ये चेक को इशू नहीं कर सकता। लोन टाइप की बात करें तो जो हमारा बैंक है वो वाइड रेंज में पर्सनल, होम, बिजनेस, मतलब बड़े बड़े लोन भी, बड़े बड़े अमाउंट के जो लोन होते हैं उन्हें भी प्रोवाइड कर सकता है। तो इसकी जो रेंज होती है वो काफी ज्यादा वाइड होती है। एनबीएफसी की बात करें तो मोस्टली लोन एंड फाइनेंस। ठीक है, ये किस पर डिपेंड होता है, जो इसके लोन टाइप होते हैं वो अधिकतर तो लोन वाले होते हैं और कुछ हमारे फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, मतलब इसकी जो रेंज होती है ना वो बैंक के बराबर वाइड नहीं होती। फीचर्स में अगला पॉइंट है हमारा पेमेंट सर्विस। कैन प्रोवाइड पेमेंट सर्विस, कार्ड, नेफ्ट एक्सेट्रा। ये हमें पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है कौन, बैंक। लेकिन अगर बात करें एनबीएफसीएस की तो ये हमें पेमेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, कैन नॉट प्रोवाइड फुल बैंकिंग सर्विस। सेफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक की जो सेफ्टी होती है वो डिपॉजिट इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीएस, मतलब जो डिपॉजिट है वो किसके द्वारा इंश्योर करा जाता है कि हुआ है या फिर नहीं हुआ, डीआईसीजीसी के द्वारा। और एनबीएफसीएस के अंदर जो डिपॉजिट है वो किसी के भी द्वारा इंश्योर नहीं करा जाता कि जो डिपॉजिट है वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इन कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट। तो जो म्यूचुअल फंड है उसका क्या रोल होता है कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट के अंदर, आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है हाउ डू म्यूचुअल फंड हेल्प इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड द इकोनॉमिक एज अ वूल। तो कैसे जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो इंडिविजुअल, मतलब किसी इन्वेस्टर की हेल्प कैसे करता है और इकोनॉमिक की भी हेल्प कैसे करता है वो भी आपको बताना है। तो बेसिकली अगर बोले तो इसके अंदर बेसिकली आपसे पूछा है कि म्यूचुअल फंड का क्या रोल होता है कैपिटल मार्केट और डेवलपमेंट के अंदर, और जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टर की कैसे हेल्प करता है और इकोनॉमी की कैसे हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर के अंदर लिखा हुआ है रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इन कैपिटल मार्केट। ठीक है, सबसे पहला लिखा हुआ है कि कैपिटल मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड का क्या रोल है। तो आंसर में लिखा हुआ है आगे कलेक्ट मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या कहता है कि अलग अलग इन्वेस्टर से मनी को कलेक्ट करता है, फिर उसे स्टॉक और बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। इससे हमारा क्या होता है, इंक्रीज मार्केट फंड। इससे क्या होता है, बेसिकली जो हमारे मार्केट के फंड होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, हेल्प डेवलप कैपिटल मार्केट बाय फंडिंग कंपनीज। ठीक है, और ये कैपिटल मार्केट की भी काफी ज्यादा हेल्प करता है
फंडिंग कंपनीज के द्वारा। तो म्यूचुअल फंड का मतलब बेसिकली क्या है, ये बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है, फिर उसे बॉन्ड, स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर के अंदर इन्वेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ना जो फंड की अवेलेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कैपिटल मार्केट है वो भी क्या होने लगती है, डेवलप होने लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं बेनिफिट टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं उन्हें म्यूचुअल फंड से क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इजी वे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड बॉन्ड। सबसे ज्यादा सरल तरीका होता है स्टॉक और बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अब उन्हें खुद का दिमाग लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो हमारे फंड प्रोफेसर होते हैं वो मैनेज करते हैं, क्योंकि वो खाली अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देते हैं, और जो उनका पैसा है वो म्यूचुअल फंड के द्वारा ही लगाया जाता है अपनी नॉलेज के बेसिस पर, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट इज इक्वल टू लेस रिस्क। अब जो म्यूचुअल फंड है उनके पास एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है जिनके थ्रू वो आगे पैसा लगाते हैं, तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर का पैसा होता है उनके अंदर काफी ज्यादा कम रिस्क होता है, ठीक है, मतलब लॉस हो जाए उस चीज का काफी ज्यादा कम रिस्क होता है, क्योंकि जो पैसा है ना इन्वेस्टर का वो प्रोफेशनल के द्वारा शेयर्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स के अंदर लगाया जाता है। आगे लिखा हुआ है स्मॉल अमाउंट इनफ टू स्टार्ट। तो म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो एज अ इन्वेस्टर तो हमें काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, हम छोटे ही अमाउंट से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें बेनिफिट टू इकोनॉमी की, इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले मोर फंड मोर कंपनी, जितने ज्यादा फंड होंगे मार्केट के अंदर उतनी ज्यादा कंपनीज होगी, ठीक है। दूसरा हमारा लिखा हुआ है बिजनेस ग्रोथ, ठीक है, जब मार्केट के अंदर फंड ज्यादा होंगे तो सिंपल सी बात है जो बिजनेस है वो भी ग्रो करेगा। लोगों के लिए जो हमारे लोग होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, उनके लिए जॉब क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, मतलब ओवरऑल पूरी इंडिया की इकोनॉमी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ये अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है डिस्कस इन डिटेल द मेजर रिफॉर्म विच वर इंट्रोड्यूस इन द फाइनेंशियल सेक्टर ड्यूरिंग 1991 इन वेरियस सेक्टर नेमली बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड। तो आपको बेसिकली बताना है कि कौन कौन से रिफॉर्म्स आए थे, कौन कौन से चेंजेस आए थे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, ठीक है, 1991 के अंदर, मतलब ड्यूरिंग 1991 फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कौन कौन से मेजर रिफॉर्म्स आए थे, कौन कौन से चेंजेस आए थे, किन सेक्टर में, बैंकिंग के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर, मनी मार्केट के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये आपका क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली मुझे आप लोगों को एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात और बतानी है, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया 5 नंबर में कितने पेजेस भरने हैं, 9 नंबर में कितने पेजेस भरने हैं, 18 नंबर में कितने पेजेस भरने हैं। 5 नंबर में मिनिमम कम से कम आपको 1 पेज भरना है अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है थ्योरी का। अगर 9 नंबर का आता है तो आपको 2 पेज भरने हैं। अगर 18 नंबर का आता है तो आपको मेनली मिनिमम कम से कम 4 पेज तो भरने हैं, मतलब आपको 1 पेज 5 नंबर पे तो भरना है, मतलब बोल सकते हैं कि 5 नंबर पे पर पेज भरना है, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 पेज 5 नंबर के अकॉर्डिंग सेट कर लो और उसके अकॉर्डिंग ही पेपर करके आया करो, तो पेपर में आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, और आपके जो ओवरऑल स्कोर है वो काफी ज्यादा अच्छे आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके जो नंबर है वो पेपर में सही आएंगे, ठीक है। बाकी अपने आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर के अंदर लिखा हुआ है 1991 फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो 1991 के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो जो रिफॉर्म आए थे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बैंकिंग के अंदर क्या आया, लिखा हुआ है प्राइवेट बैंक ने क्या क्या चीजें अलाउ करी। इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट हो गया, मतलब दोबारा रेगुलेट कर दिया गया, ठीक है, दोबारा बनाया गया। दूसरा हमारा है बैंक ब्रांच खोलना इजी हुई, ठीक है, मतलब बैंक की और ब्रांचेस खोलना काफी ज्यादा क्या हो गई, इजी हो गई। फॉरेन बैंक की जो एंट्री थी उसका जो प्रोसेस था वो काफी ज्यादा क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक ने ये सारी चीजें क्या कर दी, अलाउ कर दी। अब बात करते हैं कि 1991 के अंदर जो रिफॉर्म हुआ था फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, ठीक है, उसका कैपिटल मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। कैपिटल मार्केट को शेयर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है
सेबी को फुल पावर मिली टू रेगुलेट न्यू स्टॉक एक्सचेंज, अलाउ ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इम्प्रूव। ठीक है, तो जो हमारी सेबी है उसे पूरी पावर मिली कि वो रेगुलेट कर सके सारे नए स्टॉक को और एक्सचेंज कर सके सारी चीजों को, शेयर डिबेंचर इन सारी चीजों को, और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर सके। सेबी के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो जो उसके पास पावर है ना, वो जो सारी पावर है वो कहां पर डिफाइन करी गई थी, वो 1991 जो रिफॉर्म आया था ना उसके अंदर ही डिफाइन करी गई है, मतलब उसके थ्रू ही दी गई है कैपिटल मार्केट के अंदर। ठीक है, डीमेटलाइज शेयर हो गए हमारे, मतलब कोई भी पेपर वर्क रहा नहीं, जो सारी चीजें वो ऑनलाइन फॉर्म में होने लग गई, जो हमारे शेयर डिबेंचर, ठीक है, इनका कोई भी पेपर वर्क नहीं रहा, जो ये सारी चीजें ऑनलाइन ही सेलिंग और ऑनलाइन ही परचेजिंग होने लग गई इनकी। ठीक है, मनी मार्केट की बात करें कि मनी मार्केट के ऊपर 1991 के रिफॉर्म के ऊपर क्या चेंज पड़ा था। ठीक है, तो लिखा हुआ है आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट मार्केट बेस से बनाया, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो किसके थ्रू डिजाइन करा कि मार्केट का जो बेस है वो कैसा है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा हमारा ट्रीजरी बिल्स मार्केट इंप्रूव, ट्रीजरी बिल इंट्रोड्यूस करे गए मार्केट के अंदर, जिससे जो मार्केट थी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई। ठीक है, कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस करे गए, कोल मनी, ठीक है, इनके बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा था। ये सारी चीजें मनी मार्केट के अंदर 1991 रिफॉर्म के थ्रू इंट्रोड्यूस करी गई। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस के ऊपर 1991 रिफॉर्म का क्या इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी अलाउ कर दी गई। ठीक है, लिखा हुआ है गवर्नमेंट मोनोपोली खत्म कर दी गई, आईआरडीए सेटअप फॉर रेगुलेशन, सारी चीज को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए सेटअप करा गया इंश्योरेंस के अंदर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या चेंजेस आए 1991 रिफॉर्म के अंदर। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्राइवेट म्यूचुअल फंड अलाउ कर दिए गए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट कर दी गई बिजनेसेस के अंदर। ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर है ना उन्हें चॉइस मिल गई कि यार उनके पास वैरायटी आ गई कि हम जो पैसा है वो कहीं पर भी लगा सकते हैं, हमारे पास काफी ज्यादा वैरायटी है ना, ताकि उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, पहले वैरायटी कम थी 1991 के रिफॉर्म आने से पहले, अब वैरायटी हो गई, जैसे आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड की तरह काफी ज्यादा और फंड्स भी ऐसे खुल चुके हैं जहां पर जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप इन नोट्स को परचेज कर लो। 29 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा कम वैल्यू रखी गई है खाली आप लोगों की वजह से, ताकि हर एक बच्चा नोट्स को परचेज करके अपनी जो प्रिपरेशन है उन्हें अच्छे से कर सके, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ याद कर सके। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और आपको नोट्स आराम से मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक और बात मुझे आप लोगों से कहनी थी, मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्हें, जैसे उन्होंने पेपर देखा, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 3 क्वेश्चन आते हैं 5 में से। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 4 आते हैं, कुछ बच्चों को पाँचों के पाँचों आते हैं। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ठीक है, अगर जैसे एज्यूम करो आपका जो एक क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। ठीक है, तो 5 नंबर में कोशिश करो कि आपको कम से कम एक पेज तो भरना ही है। ठीक है, अगर 10 नंबर का है या फिर 9 नंबर का है तो उस केस में आपको कितने पेज भरने हैं, 2 पेज भरने हैं। ठीक है, मतलब अगर 5 नंबर का है तो कम से कम एक पेज तो भर के ही आओ। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, अगर क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, आपको आता नहीं है, तो उसे खाली नहीं छोड़ना। ये नहीं क्वेश्चन नहीं आता तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो आपको पता होगा। ठीक है, जैसे हमारा कोस्ट सेंटर करके आ जाता है, आपको पता ही नहीं है कि कोस्ट सेंटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कोस्ट के बारे में तो लिख सकते हैं, खाली छोड़ने से बेहतर तो यह है कि आप उसमें कुछ लिख के आओ। तो आपको क्या करना है, बेसिकली कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, अगर याद ना है तो मेरी बात याद कर लेना, मैंने क्या बोला है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, चाहे कुछ भी लिख के आओ, उससे रिलेटेड लिख के आओ, चैप्टर से रिलेटेड लिख के आओ, लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी आपको तभी पास करेगा तब आपने पेपर में कुछ भरा होगा। ठीक है, आप खाली 3-4 पेज भर के आ रहे हो तो आप सामने वाले व्यक्ति से कैसे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि आप पेपर में आपने 100% पास हो। आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी तो खाली बनने पे नंबर नहीं दे सकता आपको, आपने कुछ भरा होगा तो तभी तो वो नंबर देगा।
चाहे गलत भरा हो चाहे सही भरा हो, वो बात की बात है, लेकिन खाली पन्ने पे तो वो नंबर नहीं दे देगा कि आप कर लो 1 नंबर है 2 नंबर है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आए या फिर ना आए वो अलग बात है, और छोड़ना एक भी नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो एट द एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी, आपके थोड़ी सी भी काम आई, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिन्हें यही नहीं पता रहता कि यार पेपर किस चीज़ का है अगला। ठीक है, मिलते हैं अपनी एक अगली प्यारी सी वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।